आज की वीडियो में आपको अमेरिका और जापान के बीच होने वाली जंग के पीछे वो राज बताएंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, और ये भी बताएंगे कि डेरिस बिल्डर नामी एक बावर्ची को आखिर क्यों अमेरिका के सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, और ये भी बताएंगे कि हिरोशिमा और नागासा पर अमेरिका के द्वारा जापान पर इतना बड़ा हमला करना ये सही था या गलत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अजीज साथियों, ये कहानी शुरू होती है 1941 में। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका पहली बार चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जबकि आज 2023 में चाइना के खिलाफ अमेरिका खुलकर बात करते हैं। असल में कहानी कुछ ऐसा हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल बीत चुके थे, जिस जंग के एक हिस्से में जर्मन और इटली तो वही दूसरे हिस्से में ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे, और इस जंग में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। चुपचाप बैठने की वजह यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 में होने वाले नुकसानात की वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा जंग करके अपने आप को और कमजोर करे। एक तरफ जब अमेरिका शांति से बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ एक मुल्क था जो अमेरिका को बार बार सता रहा था, और वो मुल्क जापान था। और ये जापान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि और कई सारे मुल्कों को भी सता रहा था। सताने के साथ साथ कई सारे मुल्कों पर वो अपना कब्जा भी कर चुका था, और जापान भी ये हरकत यानी दूसरे मुल्कों पर कब्जा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पास अपना नेचुरल चीज नहीं थी, जैसे गैस, पेट्रोल और बहुत सारी चीज उसके पास ना होने की वजह से वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके वो सारी चीज हासिल कर रहे थे। और जापान कब्जा करते करते कोरिया, ताइवान और चाइना के एक बड़े इलाके में भी वो कब्जा कर लिया था। तो इधर अमेरिका ने जापान की यह हरकत देखकर जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। तो जापान ने जब अमेरिका से दोबारा ऑयल की मुतालबा किया तो अमेरिका ने जापान को कहा कि अगर तुम हमसे ऑयल चाहते हो तो तुम्हें चाइना से अपना कब्जा हटाना होगा। तो ये एक जापान के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि इधर पूरी जापान में यूज होने वाली 80% ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ था। तो दूसरी तरफ इधर अगर जापान चाइना से अपना कब्जा हटा लेता तो दुनिया वाले हंसते हुए ये कहते कि हिटलर के सपोर्ट के बावजूद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो आखिर जापान ने यह फैसला किया कि वो चाइना से अपना कब्जा नहीं हटाएगा, और फिर जापान ने फैसला किया कि वो तेल की कमी को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि इंडोनेशिया नीदरलैंड के साथ मिला हुआ था, और इधर इंडोनेशिया पर कब्जा करने के लिए फिलीपींस पर भी कब्जा करना होगा, और फिलीपींस जो अमेरिका के अंडर में था। और ये बात जापान अच्छी तरह से जानते थे कि वो अगर फिलीपींस पर कब्जा करने के लिए अटैक करेगा तो अमेरिका के नेवी सेना जो पर्ल हार्बर और पैसिफिक ओशन पर मौजूद था, और ये अमेरिकन नेवी सेना पलटकर जापान पर हमला करेगा। तो अब जापान के सामने कई सारे मुश्किलात थे, लेकिन इधर तेजी से पेट्रोल और तेल खत्म भी हो रहे थे। अब जापान के पास हमला करने के बजाय अब दूसरा कोई रास्ता बचा हुआ नहीं था। तो जापान ने आखिरकार फैसला किया कि वो अब हमला करेगा, लेकिन अब वो हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि अमेरिका के सेना पर्ल हार्बर में जो है उस पर करेगा। उसने सोचा कि पहले वो पर्ल हार्बर में जितने सारे अमेरिका के नेवी सेना है उसे वहां पर तबाह करके फिर वो आराम से फिलीपींस पर कब्जा करेगा। जापान अब बड़ी ही शांति और खुफिया तौर पर पर्ल हार्बर में अमेरिका की सेना पर अटैक करने की तैयारी में लगे हुए थे। और आपको बता दूं कि जापान अमेरिका के सेना पर हमला करने के लिए 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉय, 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट और इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से पर्ल हार्बर के लिए रवाना किया। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर में अमेरिका की सेना में 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन, 390 एयरक्राफ्ट मौजूद था। तो जापान के हमला को नाकाम करने के लिए अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार मौजूद था। लेकिन चाहे कितना ही ज़्यादा हथियार क्यों ना हो, जब तक आपको हमला की इन्फॉर्मेशन मालूम ना हो तब तक आप किसी को भी हरा नहीं सकते। तो इधर अमेरिका के साथ ऐसा ही हुआ। अमेरिका इधर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अमेरिका पर जापान हमला करने वाले, क्योंकि जापान ने इस हमला को बिल्कुल खुफिया और सीक्रेट रखा। इतना ज्यादा सीक्रेट रखा कि हमला करने से पहले जापान हर किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहे। जापान से निकालने वाले फोर्स 8000 किलोमीटर फासला तय करने के बाद पर्ल हार्बर से अब सिर्फ 370 किलोमीटर दूर था, और यही वो फासला था जहाँ पर अमेरिका की तमाम सेना रुक गए और वही से तमाम एयरक्राफ्ट को टेकअप किया गया। और ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। फिर वक्त आता है 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 में जापान की 350 एयरक्राफ्ट 2 अलग अलग ग्रुप में हमला बोल दिया।
इधर अमेरिका के सेना जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे और आराम और शांति से सो रहे थे, अचानक देखा कि उन पर क़यामत ही टूट पड़ी। हमला कुछ इस तरह से किया गया कि जापान ने पहले एक ग्रुप में कई सारे एयरक्राफ्ट के जरिए से गोली की बरसात कर दी और ये हमला लगातार 45 मिनट तक किया गया। फिर 45 मिनट हमला करने के बाद ये वापस चले गए। तो अमेरिका के जो सेना थे उन्हें लगे कि हमला शायद खत्म हो गया, लेकिन 10 मिनट बाद ये मुसीबत दोबारा बम्बर एयरक्राफ्ट के साथ हमला कर दिया और ये हमला पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रहा। आसमान जापानीज के एयरक्राफ्ट से भर गए तो दूसरी तरफ जमीन और समंदर में अमेरिका के फोर्स तबाह हो रहे थे। तबाह होने वाले अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 एयरक्राफ्ट को कुछ ही देर में तबाह कर दिया। जमीन को आग और आसमान को काले बादल ढांप लिए थे। अमेरिका के एक बैटलशिप में एक बावर्ची था जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात किया। ये वो बावर्ची था जिसे बंदूक तक चलाना नहीं आता था, लेकिन ये बावर्ची बड़े ही हिम्मत के साथ एंटी एयरक्राफ्ट मशीन के पास जाके अकेले ही पलटकर जापानीज प्लेन पर हमला कर दिया। और ये बावर्ची बगैर ट्रेनिंग के इस मशीन गन से जापानीज के 6 प्लेन को आसमान पर मार गिराया और इस हमले में जापानीज ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट को खो दिया। और इस बावर्ची की बहादुरी पर अमेरिका ने उसे नेवी क्रॉस, जो कि एक अवार्ड है, वो दिया गया। और आपको बता दूं ये अवार्ड अमेरिका के दूसरे सबसे बड़ी अवार्ड में से है। तो फिर आखिर यह हमला करके जापान तो वापस चले गए, लेकिन जो अमेरिका दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था और वो चुपचाप बैठा हुआ था, तो जापानीज ने अमेरिका पर हमला करके उसे दूसरे वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। और इस हमले के बाद अब अमेरिका इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि जापानीज के खिलाफ खुले जंग का ऐलान किया। लेकिन अमेरिका जंग का ऐलान करने के बावजूद वो जज्बात से काम नहीं लिया, बल्कि बड़े ही शांति और दिमाग से काम लिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका खामोश रहा और जो नुकसान उसे हुआ था और जो जंगी सामान वो खो दिया था उसे रीस्टार्ट करना शुरू किया। अब वक्त आता है सीधा 4 महीने के बाद का। ये वो वक्त था कि जैसे जापानीज ने अमेरिका पर चुपचाप खामोशी से पर्ल हार्बर पर हमला किया, वैसे ही अमेरिका भी खामोशी से हमला करने का फैसला किया। फिर वक्त आता है अप्रैल 1942 का। ये वो वक्त था कि अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया। इस हमले में अमेरिका ने पूरे शहर गोली और बमों की बरसात कर दी और इस हमले से जापान को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। और इस हमले के बाद अमेरिका को अपना हमला बंद कर देना चाहिए था, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा और खतरनाक साबित करने के लिए अमेरिका ने अपना हमला को जारी रखा और लगातार दोनों देशों में जंग चलता रहा। और ये एक शदीद जंग था जिसमें जापानीज को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो रहा था और इधर अमेरिका जापान पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। और ये जंग अगले 4 साल तक ऐसे ही जारी रहा और इस जंग में जापान बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका था। अब अमेरिका चाहते थे कि जापान उसके सामने घुटने टेक दे, लेकिन जापान कमजोर होने के बावजूद वो घुटने टेकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इधर अमेरिका भी परेशान हो चुका था, जंग करते करते वो भी थक गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जापान कमजोर होने के बावजूद अमेरिका के सामने हार नहीं मान रहा था। अब अमेरिका सोच रहे थे कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि जापान मेरे सामने मजबूर हो जाए घुटने टेकने पर। फिर वक्त आता है 15 अगस्त 1945 का। ये वो वक्त था जिस वक्त में अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा और आखिरी हमला किया जापान पर। और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा भयानक था कि जिसके बाद ना ही सिर्फ जापान ने हार माना, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क जंग से अपना कदम पीछे हटा लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह को 8 बजे हिरोशिमा के शहर के ऊपर बीइंग 29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट को देखा गया। ये जहाज 4400 केजी लिटिल बॉय नामी एक बॉम्ब को लेकर हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा दिया। और ये बॉम्ब कोई मामूली बॉम्ब नहीं बल्कि एक एटॉमिक बॉम्ब था। और ये बॉम्ब गिराते ही 43 सेकंड के अंदर एक जोरदार भयानक धमाका हुआ और उस धमाके से पूरे हिरोशिमा तबाह हो गए। और इस बम की धमाके से निकलने वाली आवाज इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिर्फ आवाज से ही कई सारे लोग मर गए। और धमाके के बाद जो एक रोशनी निकली, उस रोशनी को देखने के बाद फौरन कई सारे लोग अंधे हो गए। ये धमाका और ये बम का असर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही देर में हिरोशिमा के 80% बिल्डिंग को मिट्टी के ढेर बना दिया। इस हमले के बाद जापानीज के तमाम मिलिट्री बहुत ज्यादा टूट चुके थे। अब जापानीज मिलिट्री कुछ सोचते, अमेरिका ने उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया। अगले 3 दिन बाद 9 अगस्त में फिर से नागासा पर इसी तरह से एटॉमिक बम से हमला किया। और पूरे हिस्ट्री में ये पहला हमला था जिसमें अमेरिका ने न्यूक्लियर बम को यूज किया। और ये 2 हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इन 2 हमलों में 2,60,000 लोगों की मौत हो गई।
और लाखों लोग घायल हो गए। और यह हमला कितना ज्यादा खतरनाक था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 2023 में भी वो दो शहर हिरोशिमा और नागासा पर आज भी फसल नहीं उगते। और इन दो हमलों में कई सारे मासूम लोगों के जान जाया हो गया। और यही वो दो हमला था जिस हमले की नुकसान को देखने के बाद पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से अपना अपना कदम को पीछे कर लिया। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि अमेरिका की तरफ से ये दो हमला जो न्यूक्लियर हथियार से किया गया, क्या ये दो हमला करना अमेरिका के लिए सही था या गलत, जिस हमले में सिर्फ मासूम लोगों की मौत हो गई।